इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कहाँ पर है तो वो मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करवाया है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक भी समझाया था, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही सिंपल है। इफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, देन हमको क्या करना है बच्चों, फिगर ड्रॉ करना है टचिंग इच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे आपके पास 2 सर्कल्स है बराबर, और इसमें से ना एक सर्कल का जो रेडियस है उसका मतलब वो रेडियस है 4 सेंटीमीटर और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो फिर हमको यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन कैसे, ऐसे सिंपल वाले नहीं, बल्कि एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स और इंटरनली टचिंग सर्कल्स हमको ड्रॉ करने हैं। तो क्या हम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कैसे होगा देखो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नली वाला करते हैं, ठीक है। ये पहला एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स कैसे होगा, बस आप लोग ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नली टचिंग सर्कल में क्या होगा, एक सर्कल ऐसा होगा और एक सर्कल ऐसा होगा, है ना। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका बड़ा वाला सर्कल है ना, इसके रेडियस को हम लोग r मान लेते हैं और छोटे वाले को मतलब ये जो छोटा वाला सर्कल है इसके रेडियस को हम लोग स्मॉल r कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। ये हमने कंसिडर कर लिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये जो है ना इसका जो मतलब रेडियस है ये है 4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर क्या हो जाएगा बच्चों 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं अच्छे से। अब उसके बाद देखो हमको एक प्रॉपर्टी पता है, हमने देखा था ना कि ये जो मतलब 2 अगर सर्कल्स हैं और एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनका जो मतलब उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, तो सम ऑफ देयर रेडियस बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि वी नो दैट इफ द टू सर्कल्स टच ईच अदर, ठीक है, each other externally, then distance between their centers is equal to the, किसके इक्वल होता है, तो सम ऑफ देयर रेडियस, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। मतलब यहाँ पे देखो इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, सम ऑफ देयर रेडियस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियस देयर सेंटर्स, सॉरी मैंने रेडियस बोला, देयर सेंटर्स क्या हो जाएगा बच्चों, क्या करेंगे हम, ये जो दोनों रेडियस है ना इनको प्लस कर देंगे, बड़े वाले का और छोटे वाले का। तो बड़े वाले का कितना है बच्चों 4 और छोटे वाले का है 2.8, दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 6.8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दोनों आपके सर्कल्स हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है बराबर। तो कैसे होगा, देखो हमको ये डिस्टेंस मिला ना, इन दोनों के जो सेंटर्स है उनके बीच का डिस्टेंस मिला ना, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, अभी आपको स्केल लेना है और 6.8 सेंटीमीटर का एक लाइन इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए आप लोग ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। मेरे साथ साथ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग एक काम करो, मैं आपको बताते जाती हूँ, आप लोग करते जाना, ठीक है। सबसे पहले इधर तो आप 6.8 सेंटीमीटर का एक ड्रॉ कर लो लाइन इस प्रकार से। किया सभी ने, देखो देखो ध्यान से,
ये है पूरा 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरा तो नहीं है लेकिन आपका होना चाहिए, ठीक है। कर लिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो अभी आपको लेना है राउंडर, ठीक है। ले लीजिए जल्दी से। और ये राउंडर लेने के बाद आप क्या करोगे, पहले तो ये वाला सर्कल ड्रॉ करो। तो ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें क्या करना है ना, स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। 4 सेंटीमीटर आपको मेजर करने आता है ना, स्केल पे देखिएगा, ठीक है। ऐसे मेजर कीजिए 4 सेंटीमीटर। चलिए किया। अब क्या करोगे पता है, यहाँ पे आप रखोगे, सुनो एक यहाँ पे आप रखेंगे और फिर एक इस प्रकार से आप लोग सर्कल बना दीजिए, ठीक है। चलिए बनाइए, इधर रख करके बनाइए एक सर्कल। मैं भी बनाने की कोशिश करती हूँ। यस, ये देखिए इस प्रकार से आपको सर्कल ड्रॉ करना है स्टूडेंट, तो कर लीजिए। तो बड़ा वाला सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा और पास में लेके आते हैं। आप मत पास में लाना, ठीक है, मैंने इधर प्रॉपरली मेजर नहीं किया ना, इसके लिए। किया सभी ने? तो ये बड़ा वाला सर्कल तो बन गया। अभी दूसरा वाला हमको बनाना है। तो जो आपका दूसरा वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो अगेन आप इसमें डिस्टेंस ले लो 2.8 सेंटीमीटर का। तो चलिए सब लोग ले लीजिए, इसमें 2.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। और फिर आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे रखना है और फिर एक सर्कल इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर देना है। कीजिए, करोगे ना ऑटोमेटिकली वो टचिंग सर्कल्स हो ही जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से कीजिए, अगर कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने मन से नाम दे दो AOB और फिर ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर, बराबर। तो बस इतना ही करना था, ऐसे लिखना रहेगा तो आप लोग लिख देना। बाकी बस आपको इतना ही इसमें करना था। यहाँ पे हमने एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, किया ना सभी ने? अब जैसे हमने एक्सटर्नली किए उसी प्रकार से हमको इंटरनली भी करना है। तो चलो फिर करते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ। अभी इंटरनली टचिंग सर्कल मतलब क्या, अंदर से वो टच करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, दूसरा नंबर यहाँ पे डालते हैं इंटरनली। अगेन आपको यही लिखना है बच्चों कि लेट द रेडियाई ऑफ, ऐसे लिखो, ठीक है, लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे आर क्या हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर एंड ये जो है आपका दूसरा वाला सर्कल उसका रेडियस हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, बराबर। अब देखो हमने प्रॉपर्टी क्या सीखी है, इंटरनली टचिंग सर्कल में क्या होता है बच्चों, अगर हमें दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, वो किसके इक्वल होता है, तो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, राइट। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वी नो दैट इफ द टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, अगर वो अंदर से टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स is equal to the difference of their radii, ठीक है, उनके रेडियस के वो their radii डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे कैसे, देखो बताती हूँ आपको। यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्या करना पड़ेगा बच्चों, अभी तो आपको पता होगा ना, डिफरेंस यानी क्या, माइनस करना है। तो आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दो, तो आर कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2.8, तो बताओ जल्दी से कितना आएगा, 4 में से 2 गया तो 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, यही आएगा ना, यस 2.8 सेंटीमीटर, बराबर। मतलब वो जो दोनों आपके सर्कल्स रहेंगे उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर। तो अभी आप कैसे ड्रॉ करोगे सर्कल, अच्छा सबसे पहले मैं आपको रफ फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ कैसा बनेगा। देखो
एक तो आपका ऐसे सर्कल होगा और इंटरनली है ना, तो एक सर्कल यहाँ पर आएगा इस प्रकार से, ठीक है। समझ लो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला गया है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2.8 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करोगे इस प्रकार से। ये देखो जी हमने ड्रॉ कर दिया, ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर। आप भी कर लीजिए स्केल की मदद से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको किया कि नहीं, अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जो आपका बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो अगेन आपको ये ले लेना है, ठीक है, ये ले लीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया, ठीक है। ये आपको राउंडर ले लेना है और 4 सेंटीमीटर इसमें डिस्टेंस लीजिएगा और यहाँ पे रखिए, ठीक है, यहाँ पे रखिए। और इस प्रकार से आप लोग एक गोला बना दीजिए, यानी कि सर्कल बना दीजिए। चलिए फिर बनाइए, मैं भी बना लेती हूँ, आप भी बना दीजिए। मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन प्लीज़ आप लोग अच्छे से बनाना, हाँ, राउंडर की मदद से। बनाया, बहुत बिगड़ गया ना। आप बनाओ, मैं भी बनाती हूँ। ठीक है, किया। अब आपको क्या करना है, ये तो यहाँ पे रख करके किया ना। अब जो छोटा वाला आपका सर्कल है उसका रेडियस कितना है बच्चों, 2.8। तो अगेन आप लोग ये कंपास ले लीजिए, इसमें 2.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना और फिर इसको यहाँ पे रखना और इस प्रकार से आप एक सर्कल बना देना, ठीक है। यहाँ पे रख करके, पहला तो इधर रख करके बनाना था, दूसरा यहाँ पे रख करके बनाइए। चलिए बनाइए। अगर बनाएंगे तो हमारा सर्कल कुछ यूँ बनेगा, यूँ, ठीक है, इस तरीके से, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो इस प्रकार से बनेगा, समझे। तो बस हो गया, इतना ही करना था आपको। अब चाहिए तो इधर नाम लिख दो, ये समझ लो O है, ये समझ लो B है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी कुछ नाम दे दो, समझ लो ये M है, ठीक है। ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो इधर आप चाहो तो लिख सकते हो, ओके। तो बस आपको इतना ही करना था, दोनों भी क्वेश्चंस में देख सकते हो, एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक है। तो आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाना बच्चों और सारे स्टेटमेंट्स भी लिखना, ओके। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। इन फिगर 3.27 यानी कि इस फिगर में द सर्कल्स विथ सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट R। देखो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये आपका एक सर्कल है, दूसरा आपका सर्कल ये है, ठीक है, जिसके सेंटर्स क्या क्या है, P और Q, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे टच कर रहे हैं, पॉइंट R पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है। फिर आगे क्या दिया है कि अ लाइन पासिंग थ्रू R meets the circles at point A and B respectively, यानी कि एक लाइन जो है ना वो पास हो रही है किसके थ्रू, तो R से एक लाइन पास हो रही है जो कहाँ पे मिल रही है, तो देखो A और B पे दिखाई दे रहा है आपको, देखो ध्यान से A और B ये वाली लाइन, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहला सेक AP इज पैरेलल टू सेक BQ। देखो बच्चों ये AP और BQ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको आपको पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं, उसके बाद इन दोनों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला वाला हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन और यहाँ पे नंबर 1 डालते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये और ये पैरेलल कैसे होंगे, इसको थोड़ा मैं आपको अलग से बना करके बताती हूँ, समझो। ये आपका मतलब ये एक तरीके से एक लाइन है, ठीक है, ये है A और ये है B, ठीक है। यहाँ से ये इस तरीके से है ना, ये P है, ये R है, फिर ये कैसा है, तो ये R। आप इसमें देखोगे तो आपको अच्छे से समझेगा, वरना फिर उधर आप सोचते रह जाओगे यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये R है बराबर, ये Q है। अब AP और BQ इन दोनों को हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो कैसे होगा, देखो बच्चों आप लोगों ने क्लास 9th में कई सारे थियरम्स देखे थे, थियरम नहीं टेस्ट देखे थे ना। अल्टरनेट एंगल टेस्ट था, इंटीरियर एंगल टेस्ट था, इसके अलावा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट था। तो यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अच्छा इसमें होता क्या है बच्चों, सुनो एकदम ध्यान से सुनो। जैसे कि इस प्रकार से अगर दो लाइंस दी गई हैं तो अगर उनके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये हमने देखा था क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2। अगर आप लोग भूल चुके हो तो एक बार अपने टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। नहीं खोलना है टेक्स्ट बुक को तो भी कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना। तो सुनो, ये टेस्ट होता है अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन कौन से एंगल को इक्वल लाएंगे, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है,
ये दोनों एंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कैसे होगा, देखो आपको बताती हूँ। अच्छा एक और बात सुन लो, क्या ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं? देखो ना अल्टरनेट है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो और इधर से थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे z बन रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये देखो z बन रहा है, अरे इधर से देखो, इधर से, ठीक है, ऐसे अल्टरनेट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, जैसे दो लाइन से एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट मतलब क्या, देखो ये दोनों क्या है बच्चों, अल्टरनेट एंगल्स हैं, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो ना z बन रहा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर मैंने इन दोनों को इक्वल ला दिया, यानी मैं बोल सकती हूँ कि AP इज पैरेलल टू BQ, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा मेन काम क्या है बच्चों, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना, ठीक है। कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, देखो तो सही। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल PAR, ठीक है। ट्राइंगल PAR में देखो क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, PA और PR ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप बोलेंगे कैसे, रुको तो बताती हूँ। सेग PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग PR, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखोगे, अरे देखो ना ये दोनों क्या है बच्चों, और रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सर्कल में जो रेडियस रहता है वो क्या होता है, सेम होता है, चाहे आप वो रेडियस किधर से भी खींच लो, है ना। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो बच्चों आप लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और ये दोनों जो साइड्स है ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना बच्चों, वो भी क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अपोजिट एंगल बताओ क्या है, ये वाला एंगल, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, यानी ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से थ्योरम से, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल, देखो इसका PA का अपोजिट क्या है बच्चों, PA का अपोजिट है एंगल R, तो एंगल R का नाम कैसे लिखेंगे, PRA विच इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये एंगल का नाम लिखना है PAR, ठीक है। रीजन इसका क्या लिखोगे, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम। समझा बच्चों आपको। अब उसके बाद रुकिए, इतना तो हमने कर लिया। अच्छा इसको ना इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमको आगे पढ़ने वाली है, ठीक है। अब देखो हमें ना ये वाला ट्रायंगल लेना है, अभी हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल RQB, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिएगा बच्चों, यहाँ पर सेग QR जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, QB के, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेग QB के। इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऐसा ही है ना। देखो RQ मतलब ये जो RQ है ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एंड ये जो BQ है ये भी क्या है बच्चों, इस सर्कल का रेडियस ही है। तो यहाँ पे हम लोग इसका रीजन यही लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से थ्योरम से, तो आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो QR का अपोजिट क्या है, QR का अपोजिट एंगल B है, तो एंगल B का नाम कैसे लिखोगे, एंगल QBR लिख देते इधर। ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, ये वाला एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल R के, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, QRB, ठीक है। इसका कारण आप क्या लिखोगे बच्चों, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। और इसको आप लोग लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए बच्चों हमने क्या सीखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में आप लोग को पता है कि नहीं। जैसे कि अगर दो सेगमेंट्स इस प्रकार से क्रॉस कर रहे हैं तो इनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। हमने सीखा है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखो इधर x बन रहा है,
ये दोनों एक दूसरे को काट रहे ना इधर से, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, किससे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड एंगल, इस एंगल का नाम लिखो PRA, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों किसके, अब इस एंगल का नाम लिखना तो QRB। ठीक है, ये QRB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, इसका कारण क्या लिखोगे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बस अभी देखो आपको आंसर मिलने वाला है। अब ध्यान से देखना, रुको इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको एकदम ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, PRA कॉन्ग्रुएंट है PAR के। ठीक है, देखो ये वाला एंगल, ये वाला, पहले इधर आप समझिए, इसको बाद में देखिए। ठीक है, पहले इधर देखिए, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर मानते हो ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों जो एंगल्स है ना, सब के सब कॉन्ग्रुएंट है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। देखो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये जितना होगा उतना ही ये भी तो होगा ना, मतलब चारों के चारों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 and 3। 1, 2 और 3 से हमको क्या समझ में आया कि ये चारों के चारों एंगल्स क्या है बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो चारों के इधर नाम लिख दीजिएगा, एंगल PRA विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PAR। ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल QBR के, और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा QRB के। समझ में आया आपको। देखो चारों एंगल्स के नाम लिखे हैं कि नहीं हमने, PRA यस, PAR सही है, फिर QBR और QRB। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख दिया। इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या लाना है, कॉन्ग्रुएंट लाना है। तो आ गया ना, कैसे, देखो ये वाला एंगल मतलब एंगल PAR, ये देखो PAR बराबर, और ये वाला एंगल मतलब QBR, ये देखो यहाँ पे QBR। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट, यानी जो हमको प्रूव करना था हमने कर दिया, यही प्रूव करना था ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल PAR विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। ठीक है, तो अभी लास्ट में हम लोग लिख देंगे, सो देयरफॉर सेग AP जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सेग BQ के। ठीक है, कौन से टेस्ट से, तो यहाँ पे लिखिएगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देख लीजिए हमको जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन था ना बच्चों, उसका आंसर हमने बता दिया है। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, देखो पहला तो ये वाला ट्रायंगल लेना, फिर ये वाला लेना, उसके बाद इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना। एक बार ये आ गए, मतलब ये चारों के चारों अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट आ गए, मतलब आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है ना, तो चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं ये सेकेंड वाला तो और भी आसान है। ठीक है, और इसको ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसको लिखूंगी ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए इसको, फिर हम देखते हैं सेकेंड वन। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये था आपका इक्वेशन नंबर 4, है ना। वैसे आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है ना, इसके लिए मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं दूसरा वाला। हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों कि ट्रायंगल APR यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और फिर एंगल मतलब ट्रायंगल RQB यानी कि दिस ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी सबने किया है ना, आपको पता ना एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तो उसी का हम लोग यूज करके यहाँ पे इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इसमें देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाएंगे। ठीक है, आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाएंगे और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में बच्चों देखो एंगल, ये वाला एंगल का नाम कैसे लिखोगे, PAR,
एंगल PAR विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये वाले एंगल का नाम कैसे लिखोगे, QRB। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ये वाले एंगल का नाम बताओ, PRA। यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल PRA विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाले एंगल का नाम QBR। ठीक है, एंगल QBR कहाँ से लिखा बता रही हूँ, रुको देखो, PAR ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है QRB के, हे बघा आए ना, मतलब ये देखो इधर है ना PAR और फिर एंगल QRB। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो PRA और QBR, देखो दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे हमने ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, समझा आपको। तो अभी ये दोनों एंगल्स क्या आ गए हैं बच्चों, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। कैसे, यहाँ पे लिख दीजिए बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझा आपको बच्चों अच्छे से, यस। तो यहाँ पे आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी हो चुका है खत्म, मतलब ये जो दूसरा प्रूफ था ये हमने कर लिया, अब इसकी बारी है। ठीक है, तो चलो आप इसको देखो, फिर उसके बाद मैं इसको रफ करके आपको ये वाला क्वेश्चन बताती हूँ। चलिए अभी अगला वाला देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, देखो हमें यहाँ पे एंगल RQB यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, इसका मेजरमेंट हमको बताना है। अगर एंगल PAR मतलब ये वाला एंगल अगर 35 डिग्री है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल 35 डिग्री है तो फिर बताइए कि ये कितना होगा, क्या हमको मिल पाएगा, जी हाँ मिल पाएगा। कैसे, देखो आपको बताती हूँ बच्चों, यहाँ पे तीसरा नंबर डालते हैं, यहाँ पे दिया क्या है बच्चों, एंगल PAR कितना डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है, इसकी मदद से हमको ये बताना है ना, ये तो गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है एंगल PAR। ठीक है, तो एंगल PAR किसके किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके भी और इसके भी। मतलब क्या, देखो ये वाला जो आपका एंगल है ना PAR, मतलब PAR अगर 35 है तो ये भी कितना होगा बच्चों, 35 बराबर, और ये भी कितना होगा 35। कैसे बोल दिया मैंने, अरे देखो ना इधर इक्वेशन नंबर 4 से बोला है, क्योंकि ये चारों के चारों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल, ये देखो ये वाले एंगल का नाम लिखना तो QRB, एंगल QRB। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल QBR। दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे बच्चों, 35 डिग्री के। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड गिवन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, एक बार फिर से बताती हूँ, सुनो। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें ना ये जो एंगल Q है इसका हमको मेजरमेंट बताना है। ठीक है, तो ये हम कैसे बता पाएंगे, हमको एक प्रॉपर्टी पता है ना ट्राइंगल की, ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं अगर हम उनका सम करें तो कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट पता चल जाए तो इन दोनों की मदद से हम लोग इसका मेजर बता सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मेजरमेंट हमको कैसे पता लगेगा, तो इक्वेशन नंबर 4 से हमने क्या देखा था कि ये वाला जो एंगल है ना वो इसके और इसके क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो अगर ये 35 है तो ये दोनों एंगल्स भी कितने डिग्री के हो जाएंगे, 35 डिग्री के। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एंगल QRB और एंगल QBR ये दोनों हो जाएंगे 35 डिग्री के। कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड गिवन। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, RQB। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं RQB। अब तीनों एंगल्स का नाम लिखिए, तो ये वाले एंगल का नाम कैसे लिखोगे, QRB, एंगल QRB प्लस ये वाले एंगल का नाम QBR। ठीक है, प्लस अब ये वाले एंगल का नाम RQB। ठीक है, इन तीनों को सम किया तो कितना आता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री। कैसे लिख दिया, अरे प्रॉपर्टी हमको पता है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों QRB कितना है, 35 डिग्री। यहाँ से देखो ना अभी आपको पता चलेगा। QBR कितना है बच्चों, इट इज ऑल्सो 35 डिग्री। और RQB हमको नहीं पता, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब 35 प्लस 35 70 हो जाएगा, प्लस एंगल RQB विच इज इक्वल टू 180, 70 को उधर ले लो, तो एंगल RQB
विच इज इक्वल टू 180 माइनस 70, यानी क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल आर क्यू बी विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यही है जी आपका फाइनल आंसर। देखिए हमको यही निकालना था ना, आर क्यू बी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बच्चों कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 2 से 3 बार या फिर एक बार में ही आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी मानो तो 2 से 3 बार तो प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आया तो आप उसको सॉल्व भी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आप देखिए उसको, उसके बाद फिर हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी इसमें क्या दिया है कि इन फिगर 3.28 यानी कि इस फिगर में सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर एट पॉइंट ई। आप लोग देख सकते हो, देखो ये 2 सर्कल्स हैं बराबर, और ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पॉइंट ई पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि ये जो लाइन एल है ना, ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट मतलब क्या, ये ना इस सर्कल का भी टेंजेंट है और इस सर्कल का भी टेंजेंट है। ठीक है, कहाँ पर, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बच्चों, सी, और यहाँ पे क्या है, डी। ठीक है, तो फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ 6 CD। यानी देखो बच्चों हमें ना ये जो C से लेकर के D तक है ना, इसका लेंथ हमको बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया क्या है कि इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब जो यहाँ पे गिवन सर्कल्स है अगर उनके रेडियस इतने होंगे 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो फिर हमको ये CD का लेंथ बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग स्केल ले लीजिएगा अपने हाथों में और इसको यहाँ से ज्वाइंट करो। फिर ध्यान से देखो मैं कैसे कर रही हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो बच्चों, फिर ये वाले से इसको ज्वाइन करना और फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन करना। ठीक है, सब लोग ऐसे कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए उसके बाद आप लोग आराम से करते रहिए। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, तो यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, याद रखना सब कुछ लिखने का, जो भी करते हो ना इधर लिखने का। हमने क्या किया बच्चों, ड्रॉ सेग AC, फिर सेग AE, सेग B एंड सेग BD। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। इसके अलावा बच्चों एक और कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। कौन सा कंस्ट्रक्शन पता है, यहाँ पे हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप सोचेंगे किस लिए, तो देखो यहाँ पर ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, तो हमें ना और यहाँ पे रेक्टेंगल लेकर के आना है। ठीक है, अभी उससे क्या होगा, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया ना तो हम लोग CD का वैल्यू मतलब CD का लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, देखो ऐसे सीधी सी लाइन परपेंडिकुलर। देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को हम लोग O समझ लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अभी आपको ये भी कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ड्रॉ सेग OAO परपेंडिकुलर ऑन सेग BD। ठीक है, जो सेग BD के ऊपर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। समझ में बात आई आपको, इतना तो समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग मतलब करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है कि वो जो रेडियस है ना सर्कल्स के वो कितना है, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों ये आपका छोटा वाला सर्कल है बराबर, तो इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 4। फिर ये सर्कल में जो रेडियस है पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों 6, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बात हमको इधर लिखनी पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे कि AC विच इज इक्वल टू AE कितना हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसी प्रकार से BE और BD ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं BE विच इज इक्वल टू BD। ठीक है, कितना, 6 सेंटीमीटर। रीजन इसका क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, इस प्रकार से लिख देने का, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, समझा आपको बच्चों। अब उसके बाद आपको एक और बात बताती हूँ। जैसे हमने ये तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, तो हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है ये तो 90 डिग्री का है। ठीक है,
बाकी अभी ये जो 3 एंगल्स बचे हुए हैं ना बच्चों, इनको भी हमें 90 डिग्री लाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल में चारों के चारों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं। समझ में आ रहा है? ये तो 90 मिल गया है बाय कंस्ट्रक्शन, लेकिन इसको 90 लाना है, इसको भी और इसको भी। तो कैसे आएगा बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो AC है ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन L के ऊपर। ठीक है, कैसे लिख दिया, अरे टेंजेंट थ्योरम हमने देखा था ना, टेंजेंट थ्योरम में क्या होता है, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बस वही बात मैंने लिखी है कि ये जो AC है, AC क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड लाइन L इज द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। ओके, सो देयरफॉर AC इज परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, लाइन L। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखते हैं एंड ये जो BD है ना, BD ये परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन L के ऊपर। ठीक है, BD जो परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन L के ऊपर। कहाँ से लिख दिया, अरे टेंजेंट थ्योरम, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो टेंजेंट थ्योरम। समझा? अब देखो बच्चों, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जल्दी से बोलो। यस, वेरी गुड, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल, सो देयरफॉर एंगल, ये वाला एंगल का नाम कैसे लिखोगे, ACD। ठीक है, एंगल ACD ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और फिर ये वाला जो एंगल है ना BDC, एंगल BDC ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतनी बात क्लियर है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। कैसे, हम जानते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स होते हैं, अगर हम उनका सम करें तो कितना होता है, 360। ठीक है, तो अभी आप ऐसे डायरेक्टली मत बोलो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल AODC, देखो ये वाले क्वाड्रिलेटरल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, AODC में क्या होगा, देखो एंगल, चारों एंगल्स के नाम आपको लिखना है। तो पहले ये लिखो एंगल ACD प्लस एंगल, अब इस एंगल का नाम लिखो, तो BDC मत लिखो, यहाँ से लिखो ODC। ठीक है, एंगल ODC प्लस एंगल ये कितना हो जाएगा, देखो ये भी लिख दिया ना, DOA लिखना। ठीक है, एंगल DOA प्लस अभी ये एंगल का नाम लिखो, कैसे लिखोगे, OAC। ठीक है, एंगल OAC, इन चारों का सम करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, कैसे लिख दिया, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे बना दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ACD कितना है, 90 है, ODC कितना है, ODC देखो यहाँ पे BDC बोलो या फिर ODC, बोथ आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ODC में लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये कितना है बच्चों, कहाँ गया, ODC 90 डिग्री। फिर DOA, देखो बच्चों DOA ये भी कितना है, 90 डिग्री है। और बाकी ये तो हमको पता नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना है। सही है ना, तीनों मिला करके, मतलब चारों मिला करके 360 डिग्री के होंगे। और ये हमने कहाँ से लिखा, तो देखो बच्चों, इसको और इसको तो हमने इक्वेशन 1 से लिखा, बाकी इसको कहाँ से लिखा, DOA कहाँ से लिखा, ये देखो कंस्ट्रक्शन से, है ना, कंस्ट्रक्शन हमने किया था, तब जाके हमको पता चला कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसका रीजन आप क्या लिखोगे, ऐसे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 270 प्लस एंगल OAC। चलो अभी 270 को उधर ले लेना, तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल OAC विच इज इक्वल टू 360 माइनस 270, तो कितना आएगा बच्चों, इसको अगर माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल OAC जो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये भी कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री। मतलब चारों के चारों जो एंगल्स है ना वो है 90। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्या है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, पता है आपको, अभी हम लोग लिखेंगे कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। कैसे लिखा, तो यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल AODC इज अ रेक्टेंगल। कैसे लिखा अपने मन से, अरे नहीं ना, इक्वेशन से लिखा। यहाँ पे लिखते हैं, देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एंड बाय कंस्ट्रक्शन। अब आप सोचेंगे इतना सब रीजन कैसे लिख करके दिखा रहे हो, रुको आपको बताती हूँ। देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल्स हमको, मतलब ये दोनों जो एंगल्स हैं उसमें देखिएगा, ये इक्वेशन 1 से 90 डिग्री मिले, फिर इक्वेशन 2 से हमको ये पता चला ये एंगल के बारे में, और ये वाला जो एंगल था O, इसके बारे में कहाँ से पता चला, कंस्ट्रक्शन से, कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो वही हमने इसका रीजन लिखा है, बराबर। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये तो आ चुका है, मतलब ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो चुका है। अभी इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, हमें ना यहाँ पे ये जो AO है ना बच्चों, इसका लेंथ हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी हमको पता है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर हमने ये AO फाइंड आउट कर लिया तो हमको CD तो अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो CD है ना, ये क्या है बच्चों, OA के सामने है, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, चलिए आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम पता है क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मुझे AO चाहिए तो मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या हमारे पास इसका लेंथ है, बताओ जल्दी से, क्या हमारे पास इसका लेंथ है, नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे, बाकी इसका लेंथ तो हमको मिल जाएगा। ये 4 है, ये 6, दोनों मिलाकर के 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसका लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे पता है आपको। देखो यहाँ पे ये जो आपका AC है ना बच्चों, AC का अपोजिट साइड अगर मैं आपसे पूछूं, रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ठीक है। AC का अपोजिट साइड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, DO, ठीक है। और प्रॉपर्टी हमने क्या देखी है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी AC जितना होगा उतना ही DO भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि AC विच इज इक्वल टू DO, जो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। कैसे लिख दिया, अरे हमको पता है ना कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे रीजन लिख दीजिए इसका, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यानी ये जो DO है ना, ये कितना सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर आ गया। आप ध्यान से समझिएगा, ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर। देखो DOB, ठीक है। तो अगर ये पूरा 6 है और इतना 4 है तो ये कितना होगा, तो 6 में से 4 को माइनस कर दो, 2 होगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं, देखो ये आपकी पूरी लाइन है, ठीक है। ये D है, यहाँ पे O है और यहाँ पे B है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, जैसे कि पूरा मुझे पता है कितना है 6 सेंटीमीटर, ये है 4, तो ये कितना होगा, देखो ध्यान से देख करके बताओ, ये पूरा 6 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम लिखेंगे कि BO, ठीक है। BO क्या हो जाएगा बच्चों, BO BD माइनस DO, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं BD माइनस DO। समझा ना आपको कैसे किया, हाँ जी कि ना जी, समझा। उसके बाद इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, ऐसा हमने कैसे लिख दिया, अरे हमको पता है ना कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, ठीक है। अब देखो बच्चों, BO अगर हमको फाइंड आउट करना है तो BD का लेंथ हमें लिखना पड़ेगा, कितना है 6 और DO कितना है 4, माइनस करो बताओ 2 सेंटीमीटर, यानी कि BO हमको कितना मिला बच्चों, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। समझे ना, इतनी बात आपको क्लियर है। अब उसके बाद हमें ना ये AB का लेंथ बताना है, ठीक है। तो अभी देखने में तो हमको समझ में आ रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन आपको अच्छे से पूरा स्टेटमेंट में उसे लिख करके बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे पता है, हमको पता है, देखो ये दोनों जो सर्कल्स हैं वो क्या है बच्चों, टचिंग सर्कल्स हैं। अब जो टचिंग सर्कल में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो किसके ऊपर लाई करता है, तो सर्कल्स के जो सेंटर्स रहते हैं, ठीक है। तो जिस सेगमेंट से हम सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं उसके ऊपर ही वो पॉइंट क्या करता है बच्चों, लाई करता है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। और अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो फिर ये A से B कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा, तो कहाँ पे लिखूँ मैं, एक काम करोगे क्या आप लोग इसको कॉपी करना चाहोगे, या फिर उसको तो हम लिख ही सकते हैं। यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि
वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टचिंग सर्कल्स lies on the line joining their centers, ठीक है। समझे? सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर, है ना। तो अगर मुझे ए बी बताना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर ए बी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी ई, सही है ना, ए ई प्लस बी ई। ठीक है, तो ए ई कितना है बच्चों, यहाँ से देखो ए ई कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, और बी कितना है, बी ई ये देखो यहाँ पे कितना है, 6 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ए बी कितना आ गया बच्चों, ये पूरा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें इसका भी लेंथ मिल चुका है और इसका भी लेंथ मिल चुका है, तो इन दोनों की मदद से हम लोग इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, और एक बार आपको ये मिल गया ना, समझो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, रुकिए और मैं इसको मिटाती हूँ, फिर इधर ही इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे पता है आपको, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल में ए ओ बी में ये जो एंगल ओ है ना, ये कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने देखा ही था। अब उसके बाद इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो आपका ए बी है ये कितना है, यहाँ पे हमने निकाला था ना, बोलो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10 सेंटीमीटर यानी 10 का स्क्वायर। और ए ओ कितना है बच्चों, ए ओ, अच्छा ए ओ तो हमको पता ही नहीं है, तो छोड़ो इसको, जाने दो। फिर बी ओ कितना है, बी से ओ कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे बी आया था ना, बी ओ कहाँ पे तो हमने निकाला था, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इधर डाल देते हैं, कहाँ तक हुआ था इक्वेशन 2 ना, इसको 3 डाल देते हैं और इसको 4। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 3 और 4 से। तो इसका रीज़न आप लिख करके बता दोगे, इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, अब उसके बाद 10 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 100 हो जाएगा, और इधर ए ओ का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को इधर ले लो, तो 100 माइनस 4 विच इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, यानी ए ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 60, और 100 माइनस 4 करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा ए ओ स्क्वायर और ये भी आ जाएगा रूट के अंदर, है ना। क्या किया हमने, स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा ए ओ। ठीक है, अभी 96 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो चलिए फिर 96 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। किससे कटेगा बच्चों, 2 से, 2 4 जा 8, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 से 16, फिर से 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 2, 3 जा और लास्ट में 3 1 जा। तो 2 कितने बार है, 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अच्छा ये 3 है, चलो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है बच्चों, इंटू 3। ठीक है, समझे कि नहीं।
अब उसके बाद जिसकी जोड़ी बनेगी उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो किसकी जोड़ी बन रही है, आप देखिए, ये देखो, ये दोनों की जोड़ी बन रही है और ये दोनों की जोड़ी बन रही है। बाकी ये दोनों तो अकेले हैं तो कोई बात नहीं है ना। देखो 2 अकेला है, 3 भी अकेला है। तो जब सेम सेम नंबर्स होते हैं ना तभी जाके जोड़ी बनती है, नहीं तो फिर ऐसे जोड़ी मत बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको बाहर निकालो। यहाँ पे लिखेंगे AO विच इज इक्वल टू 2 आ जा तू बाहर, और ये वाला 2 भी आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर मतलब रूट के अंदर 2 × 3 बचेगा। तो 2 2 सा क्या होता है बच्चों 4 और 2 3 सा क्या होता है 6 सेंटीमीटर। यानी AO कितना आ गया बच्चों 4√6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार आपको AO मिल गया मतलब CD भी मिल गया। देखो ये कितना आया 4√6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको पता है एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की कि उसके जो अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बहुत सिंपल है, अब तो एकदम आसान हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे कि CD, ठीक है, ये जो CD है ना ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों AO के। ठीक है, क्यों ऐसा, इसका रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे लिख दीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, थोड़ा और नीचे लिखूं क्या, बस इतना आप रीजन लिखिएगा और क्या, आपको तो पता ही है। साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों CD कितना हो जाएगा, AO कितना है 4√6 है, तो यहाँ पे देयरफॉर CD पे कितना हो जाएगा बच्चों 4√6। देखो ये कितना हो जाएगा 4√6 और बस मिल गया आपको आपका आंसर। हमको यही बताना था ना, फाइंड द लेंथ ऑफ 6CD। तो 6CD कितना आ गया बच्चों 4√6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख सकते हो आप लोग कि देयरफॉर लेंथ ऑफ CD विच इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पे फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये कंप्लीट हुआ। देखो एक बात बोलूँ आपको, ये आसान है लेकिन थोड़ा सा लिखने का काम यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसकी प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो क्या क्या किया हमने, एक बार फिर से आपको बता दूँ या फिर चलो एक बार बता ही देती हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना था, ये CD का लेंथ फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, इसको ड्रॉ किया, फिर ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट ड्रॉ किया। इसके अलावा हमने ये परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ करी AO किसके ऊपर, BD के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दी। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा कि A और AC ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल में जो रेडियस होते हैं, ठीक है, मतलब एक सर्कल है उसका कोई भी रेडियस आप किधर से भी ले लो वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, उसी के बराबर होगा। फिर वैसे ही B और BD ये दोनों भी क्या थे बच्चों, इक्वल थे, 6 सेंटीमीटर के थे। फिर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम का यूज़ किया, तो उससे हमने क्या बोला कि AD जो है ये परपेंडिकुलर होगा लाइन L के ऊपर और BD जो है ये भी परपेंडिकुलर होगा लाइन L के ऊपर। वही बात हमने इधर लिख दी। ठीक है, कौन से थ्योरम से, टेंजेंट थ्योरम से। ठीक है, तो अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। तो देखो इधर 90, ये भी 90, ये भी 90, फिर हमने इसको 90 लाया। कैसे लाया, तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है, तो वो हमने 90 ला दिया। और जब हमने ये चारों को 90 लाया मतलब ये जो हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये ट्राइंगल में इसका लेंथ हमने निकाला कितना, 10 सेंटीमीटर, आप लोग देख सकते हो। फिर ये हमने निकाला कितना, 2 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, यहाँ पे मैंने आपको करके बताया है। ठीक है, और फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, तब जाके हमको AO मिला। और एक बार AO मिल गया तो CD भी मिल गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट। अभी हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। ठीक है, आप लोग को बता दूँ कि इससे पहले के जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स, प्रॉब्लम सेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवाया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके
सारी वीडियोस को देख सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।